ऑब्वियस बात है कि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से अगर कोई मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़कर आया है तो उसको इन बैचेस में आके या इस प्रिपरेशन में भी कॉप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप नेशनल लेवल के ब्रांडेड सीट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स के लिए स्पेस है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ये एक सोसाइटी की समस्या है। मैं ये हमेशा समझता हूँ कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को ही दोस्त बना लेंगे या पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त बना लेंगे तो वो कहीं किसी नए दोस्त की तलाश नहीं करेंगे। ऐसे भी वो आगे निकलेगा, इसमें मुझे तो पूरा 100% बिलीव है कि उसको रोका नहीं जा सकता। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी क्राइटेरिया जब स्टूडेंट्स को लगे कि वो आईआईटी में जाने की या प्रिपरेशन करने के लायक हो या ना हो? बच्चे को जब प्रिपरेशन करना है तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे को प्रिपरेशन केवल आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। बाकी लाइफ उस एक एग्जाम से थोड़ा डिसाइड होता है, बहुत बड़ी लाइफ है, पार्ट है कंपटीशन का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो भी एक पेपर है, उसको सॉल्व करिए सीरियसली। नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों के साथ देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले संस्थान, आईआईटीज और जेईई की तैयारी कराने वाले संस्थान के डायरेक्टर और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी मिस्टर विजयकांत शर्मा सर हैं। सर से हम जानेंगे आईआईटी से रिलेटेड जो कुछ भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या उनके मन में डाउट्स होते हैं, तो सर से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हेलो सर। हेलो सर, आपने सबसे पहले अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रवीण। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के जो व्यूवर्स हैं उनको नमस्कार बोलता हूँ। और प्रवीण जी जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो सभी नए लड़कों के लिए, नए जो यूथ है उनके लिए एक इंस्पिरेशनल है कि जो भी काम करना है वो कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है और अप्स एंड डाउन्स हमेशा होता है, लेकिन आगे बढ़ते रहना। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, आजकल 10वीं में, 11वीं 12वीं में जो भी बच्चा साइंस साइड से पढ़ता है उसका सपना हो जाता है कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई में जाना। बहुत बार उनको पता ही नहीं होता है कि यार जब हम प्रिपरेशन में जाएंगे, सीट्स तो वहाँ बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का सपना होता है जेईई में जाना, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स पे और सीट्स तो वहाँ पे लिमिटेड ही है, तो सिलेक्शन का जो ना हो पाने का क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम है। सिलेक्शन उनका मोस्ट प्रोबेबली ना हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सर, एज द डायरेक्टर, एज द हेड ऑफ द कोचिंग, सर आप इसको कैसे देखते हो, कैसे स्टूडेंट्स इसको ओवरकम करें? देखिए, होता क्या है कि प्रिपरेशन जब बच्चे करते हैं तो ये बात तो ऑब्वियस है कि सीटें, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं, उन सबको कॉलेज चाहिए होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में जी सर, कि हर एक इंसान को आप हर एक जगह पे बैठा नहीं सकते। जी सर। हर एक स्पेस किसी एक के लिए बना है। जी। तो आईआईटी को लेकर, एनआईटीज को लेकर, स्टेट इंजीनियरिंग के मेरे जो कॉलेजेस हैं उनको लेकर, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जी, और बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी, मैं उनको भी जोड़ लेता हूँ। तो इन सबको कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम टॉप लेवल के रैंक की बात करें तो टॉप में तो आप आईआईटी पे पहुंच जाते हैं, तो वो 16,000 के आसपास की सीटें। अब आप उस 16,000 के बाद की बात करें तो एनआईटीज में अप्रॉक्सीमेट और ट्रिपल आईटी मिला के, तो अगर आप नेशनल लेवल के ब्रांडेड सीट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स के लिए स्पेस है जी। तो अब टेक्निकल बात ये है कि 50,000, ये तो मैंने नेशनल लेवल के ब्रांड बताए, लेकिन अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे 50,000 लाखों सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। तो पहले तो उन सब के लिए एक पॉजिटिव बात ये होनी चाहिए कि सीटें, नंबर ऑफ सीट्स 50,000 नहीं है, सीट बहुत है, अच्छे कॉलेज वाली सीटें बहुत है। अब ये जरूर है कि हर बच्चा चाहता है कि आईआईटी एनआईटी जैसे एग्जाम में जाए, बट मेरा बोलना ये है कि बच्चे को जब प्रिपरेशन करना है तो वो सबसे पहले ये बनाए कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे पहले, बिकॉज हम 11th-12th पढ़ रहे होते हैं जी। इस माइंडसेट से रहे कि हमें अच्छे 11th-12th को एकेडमिकली बहुत अच्छा पढ़ना है और फिर जो हम पढ़ें उसके हिसाब से हमारी रैंक जब आए तो हमें एक सही पोजीशन मिले। अगर हम उस स्तर तक आईआईटी तक पहुंच पा रहे हैं तो आईआईटी मिले, एनआईटी मिले, ट्रिपल आईटी मिले, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, और अपना अगर आप बेस्ट करोगे उस जगह तो फिर
फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आप अगर केवल ये सोच के बैठे हो और शुरुआत से सोच लें कि नहीं मुझे वो IIT की केवल वो सीट चाहिए, तो आप शायद उसमें आप डरेंगे बार बार, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है। तो हमको अपने सब्जेक्ट को अच्छा करके जाना है IIT में, और NIT में जाना है, IIIT में जाना है, एक अच्छी इंजीनियरिंग करनी है। इस माइंडसेट से भी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपको डर कभी नहीं लगे। सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि सब्जेक्ट अच्छा करिए, और उसके बाद जो IIT में जाने का आपका ड्रीम है, सब्जेक्ट अच्छा करिए, और भी कॉलेजेस मिलते हैं तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, खराब नहीं है। सर इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है आपसे कि सर जो IITs का एक अपना लेवल होता है, कई बार क्या होता है बच्चा अपने आसपास देखा, उसके आसपास में कोई IIT की प्रिपरेशन किया है, सेलेक्ट नहीं हुआ है या हो भी गया है, दोनों ही केस में वो क्या करता है कि वो भी सोचता है कि मुझे भी IITs में जाना है। सर आपके हिसाब से कोई ऐसी क्राइटेरिया जब स्टूडेंट्स को लगे कि वो IITs में जाने की या प्रिपरेशन करने के लायक हो या ना हो, कुछ इस तरह की चीजें जो आप सोचते हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए आ जाते हैं, उसमें से कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत करके, काफी मेहनत करके वो IITs निकाल भी लेते हैं। तो क्या ये चीज मास लेवल पे सर सही है, या आपको क्या लगता है? एक्चुअली प्रवीण जी, एक बड़ा इशू क्या है कि बच्चे को जब प्रिपरेशन करना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं हर बार क्लासरूम के अंदर भी ये बात बताता हूँ कि बच्चे को प्रिपरेशन केवल IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी जी। आप 11th-12th पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आप 11th-12th ही पढ़ रहे होते हैं उस तैयारी में। सही बात है सर। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप अपने 11th-12th को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अप टू द मार्क पढ़ रहे हैं, आप अपने लेवल को बहुत अच्छा करते हुए 11th-12th पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसमें IIT भी इंक्लूड है, NIT भी इंक्लूड है, IIIT भी है, और अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज भी। तो आप केवल उस माइंडसेट से कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, मैं इसके पीछे बैकग्राउंड बताता हूँ। ये आज की डेट पर जैसे आप देखें तो JEE एडवांस का सिलेबस क्या है, या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, 11th-12th जो NCERT का सिलेबस लिखा होता है वही सिलेबस है, वही क्लेम तो वही करता है सब। फिर आखिर ऐसा क्या सिलेबस है जो हम लोग प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा रहे हैं? ठीक बात, 11th-12th ही है, हम भी वही बार बार लिखा होता है सब जगह, वही NCERT वही चीज। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये सिलेबस है क्या JEE एडवांस का? तो मैं उसकी शुरुआत आपको बताता हूँ, सिलेबस बनता कैसे। ये बनता है, और ये बनता है हमारी कमियों से। इसकी शुरुआत 9th स्टैंडर्ड से हो जाती है। दरअसल नेशनल लेवल पे हर क्लास के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर किसी स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए वो ऑथराइज्ड करता है आपका NCERT, नेशनल लेवल की एजेंसी। ये केवल ये नहीं बताती आपको कि बुक ये पढ़ लेना, नहीं, वो ये निर्धारित करती है कि अगर बच्चा स्टूडेंट 9th क्लास में है तो उसको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब 9th पढ़ लिया तो 10th में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उससे स्टैंडर्ड फॉलो कर दिया। अब आप उसको पढ़ें ना पढ़ें वो आपका अपना काम है। स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड वो अपना डिसाइड कर देते हैं, कई बार पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते। फैक्ट क्या है कि जब आप 9th क्लास से पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टम में ऐसी ड्रॉबैक रह जाती हैं जिसमें 9th का NCERT पूरी तरह से कोई पढ़ता नहीं। ठीक बात सर। वो अपने लोकल लेवल में बहुत सारी चीजें पढ़ी, कुछ ड्रॉप हो गया, कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कर एग्जाम में, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा होता है। हाँ, एग्जाम तो इंटरनल लेवल पे ना, उसको कोई सेंट्रलाइज तरीके से तो कोई कम्युनिकेट है नहीं। अब हर स्टूडेंट उस 9th क्लास को जब कंप्लीट कर रहा होता है तो वो अपना 10% सिलेबस डाउन करके आगे बढ़ जाता है। वो NCERT का ड्रॉप है, वो उसी कमी के साथ 10th में पहुंच गया। आप लोग देखते हो ना, NCERT में लिखा होता है कि आपने प्रीवियस ईयर में लास्ट क्लास में ये पढ़ा तो अब इसके आगे ये पढ़ो। अब उनको कौन बताए कि लास्ट में ही हमने नहीं पढ़ा। वो 10% ड्रॉबैक करके जा रहे हैं। उसी 10% की कमी के साथ 10th में आए, 10th में भी वही 10% बढ़ा दिया, 20% हो गया टोटल, और पीछे वाला भी इंक्लूड होता जा रहा है। 11th में आए, वहां भी 10% वही हो गया, वो बोलेंगे 12th में आएगा। तो आप मिलाते जुलाते जो ये 10-15% लैक कर रहे हैं फ्रॉम 9 to the 12, जी सर, वो पूरा मिलकर वही है JEE एडवांस का सिलेबस, वो जो ड्रॉप, नथिंग एल्स। सर आप बहुत बड़ी बात, आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो अब देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि नेशनल लेवल पे हर साल बच्चे कुछ ऐसे भी आते हैं जी, जो मार्केटिंग वाले पता करते किस ऑर्गेनाइजेशन का है बच्चा, कहाँ पढ़ा है, बाद में पता चलता है ये तो अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है। तो इसका मतलब उस बच्चे का जो NCERT स्टैंडर्ड था फ्रॉम द 9 to 12 बहुत हाई क्लास था।
तो उसका IIT में होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, वही सिलेबस है, वही आया, उसने क्वालिफाई कर लिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि सिलेबस हमको, ये जो प्रिपरेशन है जी, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोला भाई हम लोग कोचिंग वाले हैं तो हर जगह की बच्चा पढ़े, नहीं, अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 11th-12th अच्छा पढ़े जी। और अगर वो अच्छा होगा तो आप लाइफ के हर पोर्शन में अच्छा करें, इम्पोर्टेंट ये है। और अगर आप अच्छे डायरेक्शंस पे रहेंगे तो IIT का एंट्रेंस बड़ा आसान हो जाता है जब आप प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। तो जो नए बच्चे आते हैं उनमें सबसे बड़ा कंपटीशन इस बात का भी है कि वो टाइम से चीजें स्टार्ट नहीं कर पाते, तो लोड ज्यादा होता है। 11th-12th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 11th-12th ही प्रिपरेशन करते हैं। तो 11th-12th एक ठीक टाइम है जिसमें आप कॉप अप कर सकते हैं, बट उसमें हाँ 9th-10th में जो पुरानी कमियां हैं उसका इफेक्ट दिखता है। तो कुछ बच्चे उसको कॉप अप कर लेते हैं, वो कमी हम लोग फिल करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वो हम 9th-10th की जो बेसिक्स हैं, पुरानी जो कमी है उसको हम लोग इन्वॉल्व करा लेते हैं। तो फैक्ट यही है कि हमको प्रिपरेशन इसलिए करनी है क्योंकि हमको अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको प्रिपरेशन मस्ट है। सर आपने ना बड़ी अच्छी बात एक बताई कि जो आप 9th, 10th, 11th, 12th की चीज़ें छोड़ते हो वही जेई का सिलेबस है। यानी सर कोई बच्चा अगर 9th, 10th, 11th, 12th अच्छे से NCERT पढ़ ले तो सर क्या उसका IIT जेई में हो जाएगा? बिल्कुल है, श्योर शॉट। ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी बड़ी बात होगी। नहीं, ये मैं बहुत दावे के साथ बात बोल रहा हूँ और ये वही बात बिल्कुल सही है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उस 9 से 12 तक की बहुत डिटेल स्टडी करके वहां तक पहुंचना और उस पर कितनी प्योरिटी से आपने एफर्ट किया, ये बड़ा मैटर करता है। आप देखिए ना, आप 9 से 12 तक की इस सब्जेक्ट NCERT पढ़ के लोग IAS बन जाते हैं। ये तो अभी इंजीनियरिंग पे ही काम कर रहा है। जी जी। सर मेरा जो अगला सवाल है, आपने बताया कि बच्चा अगर NCERT अच्छे से पढ़ लेता है, मान लेते हैं सर जो स्टूडेंट्स अक्सर लैग कर ही देते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे प्रिपरेशन करें? 3 सब्जेक्ट होते हैं, कई बार उनका डाउट क्या होता है कि भैया मैं 2 सब्जेक्ट तो अच्छा कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है, वो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। तो उस केस में स्टूडेंट्स को क्या तरीका अपनाना चाहिए और कैसे अच्छा करना चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन हो पाए या अच्छा कर पाए? ड्यूरिंग द स्टडी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ कमियां हम लोग शुरुआत से करते हैं जी। और आई थिंक बीइंग ए ह्यूमन वो होती हैं, बट उसको हम लोग ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं जी। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ओरिएंटेशन ज्यादा हो जाता है जी। और उसके पीछे कई बार टीचर्स भी रीजन होते हैं और कई बार उसका इंटरेस्ट भी होता है। अब क्या होता है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई चालू करता है अपनी, ताकि वो अपने आप को खुश रख सके और अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सके। तो इससे कोई गलती नहीं है, एक सब्जेक्ट आप अच्छा कर लेंगे, बट होगा क्या कि वो अगर आप अपने खुशी के लिए पढ़ रहे हैं जी, तो आपको खुशी तो मिलेगी, बट वो IIT को खुश नहीं कर पाएगा। सही बोल। तो हमको वहां तक खुश करना है, तो हमको अभी एक बात ध्यान रखनी है कि हमको तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस करके चलना होता है। स्टूडेंट इस बात को दिमाग में रखें कि हमें परफॉर्म करना है तो तीनों सब्जेक्ट के साथ करना है। किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप प्रायोरिटी देकर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप फिर ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, BTech के लिए आप प्रिपरेशन नहीं करने जा रहे हैं, फिर वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो बच्चे शुरुआत से, और ये बहुत 99% स्टूडेंट के साथ होता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं जी। और उसको ज्यादा फोकस कर लेते हैं, तो उस अच्छी बात है, बट मेरे साथ पहला दोनों के साथ होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में भी उनको उसी तरह से कमांड ना हो सके, लेकिन गिव अप नहीं करना। अप्स एंड डाउन्स होता है, कोई सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने 2 घंटे दिए हैं तो आप किसी को हो सकता है 1.5 घंटे दें, तो लास्ट वाला बैठा है तो उसको आधे घंटे तो एटलीस्ट आप दीजिए। लेकिन अगर वो आपके रडार पे ही नहीं आ रहा है तो शुरुआती तौर पे समस्या नहीं समझ आएगी, लेकिन एक टाइम पे आके वो सब्जेक्ट आपसे बिल्कुल हाथ से बाहर हो जाएगा, फिर आप उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मैथ में फिजिक्स में अच्छे होते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि केमिस्ट्री में फिजिक्स में अच्छे होते हैं, वो मैथ छोड़ दिए। तो सर ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं वो मजाक में भी कई बार होता है कि हम इंस्टीट्यूट आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, हम यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं आए कि मटर पनीर चाहिए हमें जी। आपको अगर बैलेंस डाइट लेनी है तो आपको उसमें करेला भी खाना पड़ेगा,
नहीं सर, तो आपको कई बार ये डिसाइड करना है कि हमको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, ना कि हम अपने हिसाब से पढ़ाई कर लें। ठीक बात। जिस जहाँ जाना है तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर हमें आईटी पहुंचना है तो आईटी आने वाले सिलेबस उसके प्रिपरेशन पे चलना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन आपके यहाँ लग पाएंगे, तो नहीं चलेगा। तो आईटी ने निर्धारित किया है कि आपको तीनों सब्जेक्ट पे बैलेंस पढ़ाई करनी है। भाई अगर ऐसा कुछ होता तो आईटी बोल देता भाई केमिस्ट्री 50 नंबर का ही पेपर होगा, बाकी सबको 200 का हो जाएगा। उसको करना चाहिए, बट वो तो 3 घंटे देता है, सबके लिए देता है। तो आपको अपने से जो आईआईटी बोल रहा है लगातार उसको आप फॉलो अप करना सीखोगे तो आसानी से आ जाता है। और कैसे किया जाए, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सर होता नहीं है ये। आप एक प्लानिंग कर लीजिए कि हमें पर डे हर सब्जेक्ट को टच जरूर करना है। टाइम कम ज्यादा हो सकता है, वो होगा, वो टाइम कम ज्यादा आप इंटरेस्ट होता है कई बार कम ज्यादा, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि आप कोई सब्जेक्ट पता चला आप हफ्तों बर्बाद देख रहे हैं। हम एक तरीके से वनडे मैच खेल रहे होते हैं, आज का काम हुआ आज खत्म, अगले दिन देखा जाएगा। तो वो चीजें धीरे धीरे करके फिर आपको बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है। ठीक है सर। सर आपने काफी अच्छी चीज, जो इंटरेस्टिंग चीज बताई कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों को आपको बैलेंस करके चलना होता है। तीनों के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो इक्वली होते हैं। स्टूडेंट्स अगर तीनों पे बैलेंस करके चलता है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल। सर इसी से रिलेटेड ना मेरा एक और सवाल है। कई बार क्या होता है कि जब यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए जो शुरू का कुछ महीने होता है वो होपलेस फील करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसी दौड़ में पीछे छूट जाते हैं और लास्ट तक वो पिछड़ते ही चले जाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो उसी रेस में आते हैं, शुरुआत में पीछे भी होते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। आपने भी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को किया भी है ऐसा। तो सर उस टाइम पे जो यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक आपका बोलना है कि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के खास कर स्टूडेंट है, शायद उससे ही मतलब है जी। देखिए होता क्या है कि ऑब्वियस बात है कि यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से अगर कोई मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़कर आया है तो उसको इन बैचेस में आके और या इस प्रिपरेशन में भी कॉप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनके एनसीईआरटी भी नहीं होती है। बिल्कुल है। तो अब शायद चेंज है तो एनसीईआरटी तो मान लीजिए सब में डाल दी जाती, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को लगता है उनको कि अलग है, अभी हमें बहुत एफर्ट करना होगा। लेकिन मैं एक बात समझाऊंगा, आप जो ये काम होता है ये कंपटीशन का ही हिस्सा है, उसको आप अपना पेपर ही माने जी। जो आप छोटे शहरों से, गांव से आते हैं निकलकर और यहाँ तक आप आ गए तो आपने एक पेपर सॉल्व कर लिया जी। उसको इस तरह से देखना है जी। आप वहां से यहाँ तक आए तो आपका सोशल पेपर एक जो है ना, जो सोसाइटी के साथ आप फाइट कर रहे हैं जी, वो एक पेपर आपका हो गया। तो आप पिछड़े नहीं हो गए जी। आप उस तरीके से नहीं आए कि आपने बहुत हमको तो कुछ आता ही नहीं, यहाँ तो बहुत बच्चे जानते हैं, नहीं, आपका एक पेपर क्वालिफाइड हो गया कि आप यहाँ तक पहुंच गए। अब हाँ, ये ठीक बात है कि अब आपको उनके साथ कंपटीशन, पेपर तो सबको बराबर मिलेगा। तो अब आपको ये चीज पॉजिटिव रखनी है कि हम वहां से यहाँ तक आए, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है और हम आगे भी जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस दिमाग पे रहे कि हमको ऐसा कुछ निगेटिव नहीं सोचना कि हमसे हो नहीं पाएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखें शुरुआती टाइम पर। और देखिए, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप उसी हिंदी माइंडसेट से पढ़ने लगें और हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं और उसको अच्छा लगने लगे। बट अल्टीमेटली आपको चूंकि हमको बाहर जाना ही होगा, हमको उस ग्लोबल वर्ल्ड से रिलेट करना ही होगा। तो आप बिना कम्युनिकेशन वाली जो लैंग्वेज है उसको सीखे समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं 4 दिन बाद आप उसी भाषा बोलेंगे जी। तो इस पे कहीं कोई नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो ये हिंदी इंग्लिश है कभी भी आ जाएगी। तो सब्जेक्ट पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप भी आईआईटी में जा सकते हो, ऐसा सर कह रहे हैं। और सर ने बहुत सारे बच्चों को अपने संस्था से पढ़ा करके देश के टॉप आईआईटीज में भेजा है, तो सर तो सही बता रहे होंगे सर। नहीं, उसका एक फर्क मैं देखता हूँ। मैं कई बार गांव देहात से आए हुए बच्चे जो यहाँ पढ़ते रहे जी, और यहाँ से सिलेक्शन के बाद गए और 2-3 साल बाद जब आए तो बिल्कुल
स्टाइलिश मोड में आते हैं। तो ये मैंने तो नहीं सिखाया, जंजी वाले तरीके से कॉलेज ने सब सिखा दिया उसको, हिंदी इंग्लिश 2 मिनट में आ गई। तो रीजन ये एनवायरनमेंट का मैटर है, ये मैटर उसका है ही नहीं कि आपका सब्जेक्ट कम है। सब्जेक्ट आप सीखिए, बाकी ये सब लैंग्वेज है और वो स्टाइल तो दुनिया सिखाई देगी आप। आईटी में जाने के बाद या देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के बाद। सर मेरा एक सवाल और था, क्योंकि मैं खुद ओरिजिन्स का स्टूडेंट रहा हूँ। पहली बात तो मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठ करके आईटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे तो ओरिजिन्स कई सारा टेस्ट कराता था और उसके अलावा असाइनमेंट भी बहुत सारे करने को मिलते थे। तो जो एक तो और ऊपर से पेरेंट्स का भी बहुत सारा दबाव होता है कि अच्छा करो, आप लोग रिजल्ट भी भेज देते हैं पेरेंट्स के नंबर पे, इतना नंबर आपका बच्चा पाया है, पापा लोगों का अलग दबाव आने लगता है। सर इतना दबाव कुछ बच्चे झेल जाते हैं, कुछ बच्चे इस चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं, यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं बना ही नहीं हूँ। अभी मैं करंट की बात करूँ सर, तो कोटा में एक सुसाइड नोट आया था सर, आपने भी पढ़ा होगा, हमारे सभी व्यूअर्स ने भी पढ़े होंगे। वो सर काफी झकझोर देने वाला था। आपका सर क्या मानना है कि कोई स्टूडेंट इस फेज में पहुंच रहा है, उसको क्या करना चाहिए, अपने मेंटोर से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या प्रोसेस उसका होना चाहिए कि वो उस स्टेज तक जाए ही ना? देखिए ये मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ये एक सोसाइटी की समस्या है जी। और बहुत एक्सपर्ट लोगों ने सबने अपना अपना बात बताया होगा इस पर, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि आजकल का जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं जी, मैं ये हमेशा समझता हूँ कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को ही दोस्त बना लेंगे जी, या पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त बना लेंगे, तो वो कहीं किसी नए दोस्त की तलाश नहीं करेंगे सर। और अगर ये चीज रही तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि बच्चा किसी भी मोमेंट पे जी पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक बात सर। तो ये जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों में या पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच एक कहीं ना कहीं रिलेशन का गैप छिपने वाली बात है। और ये जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसमें वो केवल ट्रस्ट को लेकर है, चाहे वो इवन अभी आप जिक्र कर रहे थे कोटा वाला, वो दरअसल होता यही है कि बच्चे उस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जब तो बहुत प्रेशर के साथ जाते हैं। अब आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, 14 इयर्स का बच्चा होता है, 14-15 साल में वो 10th क्लास पास होता है और वो एक अनजान शहर में पहुंच गया। अच्छा, उस शहर में पहुंचा है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए जी सर, और वो काम उसको समझ में नहीं आया जी, बोला गया है कि वो इसी काम करने जा रहा है। अब आप एक बात समझिए, कोई आदमी जिस एक अनजान शहर में जहां उसको कोई जानने वाला नहीं है एक काम के लिए गया है और वो काम उसको करना ही नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा है, पूरे 24 घंटे वो खाली है। अब खाली टाइम है तो कोई ना कोई तो काम करेगा जी, तो अपने काम की तलाश करता है जी। और यही उसके बिगड़ने का प्रॉब्लम है। घर पे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता बिकॉज आपके बच्चे और पेरेंट्स का वो उतना फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं है, शायद प्रेशर वाला रिलेशन ज्यादा है। वो सोचता है कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी कि वो तो पैसा दिया है कि आप यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, आप क्या कोचिंग की फीस भी। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों और पेरेंट्स का एक इतना अच्छा रिलेशन हो कि नहीं हमारे फ्रेंड्स वही हैं, एक एक छोटी छोटी बात शेयर कर लो। ठीक है सर। अरे भाई क्या होता है, आईटी मान लीजिए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सब बहुत सारे दुनिया सब चली रही। क्रिकेटर आईटी करके नहीं जाते, बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर आईटी करके नहीं जाते, सिंगर आईटी करके नहीं जाते। धरती में बहुत सारे काम है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सब आईटी वालों को रख लेते हैं। तो जी सर, कोई मैटर नहीं करता। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आईटी पे अगेंस्ट बता रहा हूँ, अच्छी बात है, हम जिस टाइम पे जो काम करें वो हमें बहुत 100% प्योरिटी के साथ करनी चाहिए। बाकी लाइफ उस एक एग्जाम से थोड़ा डिसाइड होता है, बहुत बड़ी लाइफ है। मैं कई ऐसे लोग जानता हूँ जिनका तो सक्सेस रेट ही देख के मैं चौंक गया, और वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो कोई आप सोच भी नहीं सकते। इसमें एक नाम हमारा भी हो सकता है सर। बहुत सारे लोग, हम सब लोग उसी बैकग्राउंड से हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं है जी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप अपना काम अच्छे से करिए, रिजल्ट देने का काम सब ऊपर वाले का, और सब इतने वेद पुराण गीता सब बता ही रही, तो हम लोगों को 1% भी फॉलो करना चाहिए। सर मेरा जो अगला सवाल है आपके इस आंसर से थोड़ा सा रिलेट करता है कि जब भी कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है और वो
एक IIT भी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो सर जो समाज होता है, जो आसपास के लोग होते हैं, खासकर अपने पूर्वांचल में, बनारस की तरफ के लोग, बिहार की तरफ के लोग, वो कहते हैं कि गए थे IIT की प्रिपरेशन करने और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो एक जो दबाव होता है सर, जो प्रेशर होता है, पेरेंट्स भी हरदम तो पेरेंट्स नहीं कहता है, लेकिन हाँ कुछ दिन उनके दिमाग में होता है और गुस्से में कभी वो भी कह देते हैं कि आप गए थे, क्या हुआ, नहीं हो पाया। सर आपके हिसाब से उन बच्चों को क्या सोचना चाहिए? क्या उनके माइंड में वो एनर्जी होनी चाहिए कि भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम भी कुछ कर लेंगे? और इवन सर मैं तो ये देखता हूँ कि जिनका IIT में नहीं होता है वो आगे चल करके UPSC निकाल लेते हैं। आपने जो एग्जांपल दिया वो तो बिजनेसमैन बन लेते हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं। तो सर उनको जो फेलियर वाली इमेज होती है उससे कैसे निकलना चाहिए? देखो क्या है कि कुछ चीजें हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना जी, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी, तो उस सोसाइटी में तो आपको साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल अपोजिशन में मोड में नहीं रह सकते, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको जी। और जो सोसाइटी में साथ में लोग हैं जी, आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक बात सर। ये बात बोलना कि नहीं हम तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चले, हमको क्या मतलब किसी से कोई पैसा देने आया था क्या हमें? जी नहीं, लेकिन हमको उनको एज ए टीचर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और मैं हमेशा ये बात तुम लोगों को याद होगा क्लास में बोलता हूँ, तुम्हारे नंबर वो बगल वाले ज्यादा बिल्कुल सर, ये वाली लाइन मैं नहीं बोला। सर ठीक है, आपने काफी अच्छे से हम लोगों को बताया कि कैसे IIT में जाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है। सर मेरा ना एक और सवाल है, IIT का जो सपना होता है वो सर जब एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग उसकी फी बहुत आराम से दे लेते हैं, क्योंकि फीस काफी हाई फाई होती है। सर कई बार क्या होता है कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा IIT की कोचिंग में दाखिला लेने का सपना देखता है तो फी देख के ही वो रेस से पीछे हट जाता है। सर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है ओरिजिन्स नाम से, मैं खुद ओरिजिन्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ना तो चाहते हैं, IIT में जाने का सपना तो देखते हैं, उनको बस फाइनेंशियल इशू है, सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या करती है? देखो प्रवीण, मैं एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ जी। जो स्टूडेंट और पेरेंट्स IIT की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं जी, मैं उनको पहली चीज तो गरीब नहीं मानता क्योंकि वो सोच से बहुत अमीर है जी। तो ये बोलना तो मुझे थोड़ा उनके साथ जस्टिस नहीं लगता कि वो गरीब है। गरीब फाइनेंशियल अलग बात होता है, वो कभी अप एंड डाउन होगा, बट वो अगर सोच पा रहे हैं कि मुझे IIT जैसे कॉलेज में जाना है और लाइफ को बनाना है तो रिच है, सोच से बड़ा है। हाँ जरूर है प्रैक्टिकल, तो ये है कि लोगों के पास पैसा बहुत कई बार नहीं आप अरेंज हो पाता तो इस सब के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन या इवन सभी लोग भी स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं। हमारा PPP के नाम पे पेपर होता है और उसमें 100% स्कॉलरशिप होता है। 100% मतलब वो सब नहीं कि स्टार लग गया और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आपको सब पूरी तरह से फ्री। और मैं उसके आगे ही बता रहा हूँ, देखिए हो सकता है जब आपको कोई बहुत अच्छा बच्चा होता है तो समाज है तो दिक्कत आती है बट उस रोशनी को रोक नहीं पाएगा कैसे भी वो आगे निकलेगा। इसमें मुझे तो पूरा 100% बिलीव है कि उसको रोका नहीं जा सकता है, वो अपने आप आएगा। आज हम मतलब एक कारण हो सकते हैं उसके बच्चे के लिए कि स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई ना कोई तो कारण में आ ही जाएगा, इसलिए उसको आगे बढ़ना है। और सर जो PPP आपने बताया उसमें केवल एकेडमिक से रिलेटेड चीजें ही होती हैं या स्टेज से रिलेटेड चीजें? एकेडमिक है, जो 10th स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ते हैं उसी का जो सिलेबस होता है वो आता है और अभी भी हुआ है, उसमें बच्चे भरते हैं और जो एक क्राइटेरिया है कि मार्क्स के ऊपर वाले पूरे 100% स्कॉलरशिप होता है, उनका 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो ये तो काफी बड़ी बात है। वगैरह सब होता है प्रोवाइड। अच्छा उसमें हॉस्टल भी होता है? हाँ, फूडिंग लॉजिंग सब होता है उनमें। अच्छा जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने में बढ़िया हैं, सर ने बताया कि सोच से गरीब और अमीर की बात बताया, अगर वो फाइनेंशियल भी हैं तो उनके लिए ओरिजिन्स परिवार इस तरह से मदद करने के लिए तैयार है कि उनकी पढ़ाई, उनका स्टे वो फ्रॉम द बिगिनिंग है जी, तो हम लोग इस फॉर्मेट में शुरुआत से ही रहा है जी, तो उसमें कोई और बहुत सारे बच्चों ने ऐसे यूज भी किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रही, तो ये काफी अच्छी चीज है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर कई बार क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी बाढ़ आ गई है, स्टूडेंट्स कई बार ऑनलाइन चीज़ों को देखने में, ऑफलाइन में भी जब वो कोचिंग का सिलेक्शन करता है तो बहुत बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरे को ये टीचर भी बढ़िया लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहे हैं, तीनों लोग एक टॉपिक को 3 अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या मानना है सर कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पहली बात,
फिर अगर ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको अपनी कोचिंग या अपना टीचर सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि पता चलता है कि वो 3 लोगों से पढ़े, जब एग्जाम लिखने गए तो तीनों में से एक भी सही से उनको नहीं आ रहा है। देखिए, इस चीज को बहुत आसानी से भी समझा सकता है। इसमें डेटा वाइज है, हम उस पर मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं, ऑलरेडी डेटा ही बता रहा है कि ऑनलाइन जो मार्केट आई वो किन्हीं परिस्थितियों के कारण आई, कोविड के कारण आई जी सर। और उस समय उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में। ऑनलाइन आकर बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट की और मेरे ख्याल से जो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उस पार्ट में जी। बट आज की डेट पर आप देखिए, जैसे ही कोविड वो कंडीशंस हटती हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन बिना बताए ही ऑफलाइन में आ गए जी सर। तो ये तो डेटा ही प्रूफ कर रहा है कि कौन बेटर है जी। तो ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा स्टडी नहीं हो सकता जी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कौन बेटर है जी। लेकिन मैं अब जब हम पुरानी चीजों से कुछ सीखते हैं तो क्या सीखना है आपको? अब जो स्टडी है आज की डेट पर जी, वो दोनों के फ्यूजन का है जी। ऑनलाइन जितनी भूमिका निभा सकता है मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ वो बहुत ज्यादा है अभी जी। लेकिन वो साइड में हो सकता है, सपोर्ट में हो सकता है जी। फ्रंट में आपको आज भी ऑफलाइन मोड में ही आके काम करना वो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा जैसे हाँ वो जरूरी। मैं कई बार रीजन बताता हूँ आपको। जैसे मुझे जो प्रैक्टिकली दिक्कतें आई, मुझे लगा, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन में जब वीडियोस वगैरह या क्लास पढ़ाने वाली बात आ गई तो ऑनलाइन में हमें कैमरे को पढ़ाना होता है जी। और उस समय क्या दिक्कत आता है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं जी, तो हमें उसकी रेंज नहीं पता चलती, इस टॉपिक का रेंज कहाँ तक जाना है जी। क्यों? क्योंकि सामने से हमारे अपोजिट कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है बेसिकली। लेकिन जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हम बच्चे का चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि इसको क्या समझ में आ गया, क्या नहीं आ रहा जी। तो हम उसको उसी हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं टॉपिक को जी। आप पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि जैसा लिखा है किताब में वही दे दिया आपने जी। तो किताब ज्यादा बेहतर देती है हमको एडजस्ट करना है, कट पेस्ट करने का काम भी है ना हमारा। तो ये एक बड़ी मुझे जो पर्सनल समस्या आती थी कि मैं जब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसका रेंज ही नहीं पता चलता था, बहुत टफ चला जाता था, खत्म ही नहीं हो रहा वीडियो लेक्चर्स। आप पता चला स्टार्ट हुआ तो एंड होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रोकने वाला नहीं है, आपको बताने वाला सर हमारा लेवल यही है। तो ऑनलाइन एक जनरलाइज पार्ट है तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर इसीलिए नहीं, लेकिन इसका फायदा क्या है, ऑनलाइन सपोर्ट में होना चाहिए बैकएंड पे। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई ऑफलाइन क्लास आपको दे रहे हैं लेकिन बच्चे का बीच में बहुत सारा लेक्चर छूट गया तो उसी टीचर का ऑनलाइन रिकॉर्डेड अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो वो उसको तुरंत आसानी से, हमको वो टाइम निकालने में बड़ा मुश्किल होगा मुझे, या हमको हमारे तक पहुंचने में उसको दिक्कत आएगी, टाइम नहीं मिलेगा, कभी बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन वो अब ऑनलाइन है तो तुरंत गया और उसमें देखा सर का लेक्चर देख के उसको तुरंत वहीं पे पकड़ लिया, दोबारा फिर ऑफलाइन। ये बहुत जरूरी चीज है, तो ये सपोर्ट है इसका, ये ऑनलाइन की स्ट्रेंथ है, इसको मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो मेन कोर्स में नहीं हो कि ऑनलाइन से पढ़ के कभी कभी ऑफलाइन में डाउट पूछ ले, ये नहीं होना चाहिए। सर आपने जो प्रॉब्लम बताई है कि जो स्टूडेंट्स कभी बीमार हो गया, सर मेरा मानना है कि जहाँ स्टूडेंट्स 6 से 8 घंटे वो कोचिंग संस्थान में होता है, अगर वो ऑफलाइन पढ़ता है तब उसके लिए वो बहुत सारा रिसर्च करता है, बहुत सारे अपने रेफरेंसेस से पूछता है कि कोचिंग कैसे हैं, यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो IITs में गए हैं नहीं गए हैं, डाउट सॉल्व करने वाले टीचर कैसे हैं कैसे नहीं हैं। सर जहाँ वो बाकी के टाइम रहते हैं, जो कि ज़्यादा नंबर्स में अगर घंटे में हम बात करेंगे तो वो संख्या ज़्यादा होती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल्स की, रूम्स के बारे में, जहाँ वो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि रिसर्च नहीं कर पाते हैं। इवन उनके पेरेंट्स भी 2000, 500, 100 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं भी उनको रख देते हैं, और जब भी वो बीमार पड़ते हैं, जैसे कि आपने बताया किसी कारण बस वो बीमार पड़ गए, क्योंकि वो रिसर्च नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी जगह को वो अपना मान करके वहाँ रहना शुरू कर देंगे, तो उनके टॉपिक मिस होते हैं। सर स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट के पेरेंट्स को कैसे ये उस पर काम करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को जो है बेस्ट चीज़ ही प्रोवाइड करानी है, ताकि प्रिपरेशन के दौरान अगले 6 महीने अगले 1 साल उनको प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन मन से कर सके, कोई टॉपिक उनसे स्किप ना हो। नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जितना बच्चा, जैसे जनरली जब बाहर से बच्चा आता है जी, तो वो हमारे यहाँ तो
मुश्किल से 6-7 घंटे का काम है जी। 3 क्लास चलेगा तो 7 घंटे 6 घंटे चलेगा जी। और मेजर टाइम तो उसको कहीं रहना है जी। और सुबह शाम खाना पीना भी है जी। तो जो स्टडी करते समय जो एनवायरनमेंट है जी, आप यहाँ पे क्लास करते हैं और उसके बाद घर जाते हैं जी, उस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि आप बहुत बड़ा टाइम तो उसी में देते हैं जी। तो जो लोग भी इस तरह के पार्ट में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका घर नहीं है जी, बाहर से आए हैं और अलग अलग साधन में हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जो भी है, या अपने रूम्स अवेलेबल करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें पेरेंट्स का ज्यादा बड़ा रोल है बच्चे से कहीं ज्यादा जी। उनको ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। डीपली काम उनका बेसिकली उन्हीं का बनता है। ये भी एक बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादातर जो गलतियां होती हैं जी, वो उसी सबसे होती है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं कि उनका अगर छुट्टियों पे गए जी, तो 4 दिन पहले छुट्टी होगा, 4 दिन बाद तक वो भी छुट्टी कर देंगे तो लेक्चर्स मिस होंगे। और सबसे बड़ा चीज होता है जहाँ वो चेन टूटा जी, फिर वो क्लास में समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। सर ऐसा मेरे को हुआ था चिकन पॉक्स के दौरान। जब मेरे को चिकन पॉक्स हुआ तो क्या हुआ कि कुछ टॉपिक्स निकल गए, वो होता है, और वो फिर मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाया गया है। देखिए, एक स्टूडेंट टीचर्स का एक बड़ा खास बात बताता हूँ। जो टीचर्स क्लास के अंदर आपको चीजें देगा जी, वो बाहर कभी नहीं दे सकता है जी। उसका कारण है, जैसे क्या होता है ना, भगवान बोलता है कि हम लोगों के लिए वो एक बहुत पवित्र जगह है क्लासरूम, मंदिर की तरह। वो वाकई होता है। उस समय जो क्लासरूम होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर पढ़ रहे होते हैं जी, और मिलकर पढ़ रहे होते हैं सर, मिलकर पढ़ रहे होते हैं। आप कंपटीशन अगर करेंगे तो मिलकर पढ़ रहे होते हैं जी। क्लास का मतलब वही होता है कि जब इंटरेक्ट इतना रेजोनेट हो जाए कि दोनों लोग मिलकर कुछ नई चीज को सोच रहे हैं जी, वो एक ईश्वरीय बात है जी। वो एनवायरनमेंट कभी भी आपको एक टेबल चेयर में बैठ के कभी नहीं हो सकता। हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज हमको, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको सबसे ज्यादा रिलैक्स वहीं मिलता है क्लासरूम में। क्लास से बाहर आए तो 50 तरीके की और भी चीज सोचनी, हम दिमाग भी दूसरी जगह दौड़ाएंगे जी। तो जो क्लास के अंदर हम सोच के नया कुछ करेंगे वो बाहर नहीं होता है। तो वो सबसे बेस्ट है कि अगर क्लासरूम एक बार छोड़ता है तो वाकई बहुत बड़ा लॉस होता है स्टूडेंट के लिए। तो हर पेरेंट्स को इस पे बहुत फोकस करना चाहिए कि जितना हम ध्यान स्टडी पे करते हैं, नहीं उतना तो कम से कम वो भी एक बड़ा अहम हिस्सा है कि हम उस बच्चे को इसमें सर एक ये भी किस एनवायरनमेंट पे आप ले जा रहे हैं। इसमें एक ये भी चैलेंज आता है कि पैरामीटर क्या होना चाहिए। सपोज कि अगर मेरा बच्चा है या किसी भी पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे का पूरा फोकस तो पढ़ाई पे होना चाहिए, जो कि आपने बताया। अच्छा भी होना चाहिए, पढ़ाई वो कर सकता है। जो पेरेंट्स है किन क्राइटेरियाज पे, किन पैरामीटर्स पे वो अपने बच्चे को बाहर छोड़ें? टॉप मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये है कि या तो देखिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद नहीं हो पाता जी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बच्चे के साथ कोई एक कैंडिडेट रहे और साथ में उसको पढ़ाए, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी। बट वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है जी। हर एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, डिस्टेंस के कारण नहीं है जी। तो उसके बाद सेकेंडरी इशू है कि आप जहां पर उस बच्चे को रख रहे हो उसके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है उसका खाना जी। मैं जितना बच्चों के साथ मिलता हूँ या जहाँ पे मुझे समझ में आया कि बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम में आते हैं जब उनका खाना डिस्टर्ब होता है जी। बहुत सारी शिकायत सर आपके पास भी आती होगी। वो अगर फूडिंग को लेकर प्रॉब्लम जब आने लगती है जी, तो बच्चे क्या होते हैं, जब उनको वहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा तो फिर बाहर खाना चालू करेंगे, बाहर का स्विच करना भी शुरू करेंगे, बहुत जगह इधर उधर खाएंगे, फिर वो हफ्ते 10 दिन बाहर का खाएंगे, फिर कुछ बीमार हो जाएंगे। बीमार हुए तो 15-20 दिन गए घर जी, और 20 दिन बाद 25 दिन बाद जब वो कोचिंग आएंगे तो कुछ नहीं, वैसे रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये सब कंपटीशन, ये सब पार्ट है कंपटीशन का जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो भी एक पेपर है, उसको सॉल्व करिए सीरियसली जी। इस मोड में भी पेपर की तरह सॉल्व करिए, लोग आप अटेम्प्ट करिए, अच्छी जगह पे सेलेक्ट करिए और जहां, और उसको टाइम टू टाइम वॉच भी करिए। ये नहीं कि एक बार कर दिया बस अपना बच्चा देखता रहेगा फिर हमको बाद में मिलना है, वो नहीं होना चाहिए। सर ने काफी अच्छी बात बताई कि स्टूडेंट्स का जो काम होता है वो होता है पढ़ाई को करना। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, अगर वो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो उनका काम होता है रिसर्च करना, उनका काम होता है अच्छे हॉस्टल्स की जिम्मेदारी लेना। वो टाइम ले, रिसर्च करें और अच्छी संस्थान से ही जो है वो जाकर के हॉस्टल अपना बुक करें ताकि उनको फूड की दिक्कत ना हो। सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो और ऐसे ही आगे करते रहो।
अभी बहुत सारी सफलता हमें मिलने थैंक यू शुरुआत सो हुई। मच। थैंक यू सो मच।